नमस्कार दोस्तों, कैसी रही दिवाली आप सबकी। मेरी भी अच्छी थी, आप सबकी अच्छी रही होगी। आज आप सब ने इतने सारे कमेंट्स किए हैं पुराने वीडियोस में कि नया वीडियो लेके आया जाए, नया वीडियो लेके आया जाए। तो आज नया वीडियो है एमपी कांस्टेबल का। आप सबको पता है मौसम थोड़ा सा ऐसा अप एंड डाउन चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा स्वास्थ्य की भी दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी के एग्जाम्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो इस क्लास में पहली बार है, मैं उन्हें बता दूं कि एमपी कांस्टेबल के लिए जो जीएस वाला पार्ट है आपका, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट इश्यूज़, ये साइंस, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर जो आपके एग्जाम का सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? जल्दी बता दीजिए कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द को किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है आप सबके सामने, अरबी, संस्कृत, हिंदी, तमिल। बताइए मानसून को किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून को लिया गया है अरबी भाषा से। अरबी भाषा के किस शब्द से? अरबी भाषा के मौसम वर्ड से। अरबी भाषा का कौन सा वर्ड है? मौसम। मौसम का मतलब होता क्या है? मौसम का मतलब होता है मौसम या ऋतु। मौसम का मतलब क्या होता है? मौसम या ऋतु। तो अगर सवाल आता है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि अरबी भाषा से लिया गया है मानसून को। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अरबी भाषा का कौन सा शब्द है जिससे लिया गया है? तो अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? मौसम वर्ड से लिया गया है। मौसम का मतलब क्या है? मौसम या ऋतु। तो सवाल कैसा भी आए, प्रिपेयर होके जाना है कि अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी भाषा का शब्द क्या है? मौसम। मौसम का मतलब है मौसम या ऋतु। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द किससे लिया गया है? जो हमारे संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है वो हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया। बताइए लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द कहाँ से लिया है? गणराज्य का मतलब ये होता है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा, वंशानुगत पद नहीं होंगे। तो राजा कौन होगा? निर्वाचित होगा राजा। जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, उनका निर्वाचन होता है, तो देश का राजा कौन होगा? राजा का बेटा राजा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जिसे निर्वाचित किया जाएगा पूरी प्रोसीजर फॉलो करके, तो ऐसी व्यवस्था जो कहलाती है वो गणराज्य कहलाती है। तो कोई भी पद वंशानुगत नहीं होता है, वो व्यवस्था होती है गणराज्य। तो वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द हमने कहाँ से लिया है? तो हमने फ्रांस से लिया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। कोई भी पद पे किसी को आसीन करवाना है, जैसे राष्ट्रपति ही है हमारे देश के राजा, तो वो देश का राष्ट्रपति ही कहलाता है, भारत का राजा। तो उनकी नियुक्ति कैसे होती है? निर्वाचन द्वारा होती है। जो हमारी संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। और प्रतिनिधियों को कौन निर्वाचित करता है? भारत की आम जनता। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? गणराज्य। और फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? 3 शब्द लिए हैं। कौन कौन से? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ से लिया है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। तो ये भी याद रखना है आपको कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य और ये 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। ऑप्शंस दिए ही गए हैं, तो देख लीजिए। अमेरिका से क्या क्या लिया है? अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार, ठीक है। अमेरिका से लिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट पर जो महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट लगता है, वो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है, जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली। और ब्रिटेन से क्या लिया है? तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली है हमने। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? प्रेसिडेंट का पद। तो राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन से लिया गया है। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, उसी तरीके से नाम मात्र का प्रमुख ब्रिटेन का राजा होता है। इस वजह से राष्ट्रपति पद हमने ब्रिटेन से लिया है। रशिया से क्या लिया गया है? रशिया से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। रशिया से और क्या लिया है? सामाजिक आर्थिक न्याय, जो न्याय सिद्धांत है वो हमने कहाँ से लिए हैं? रशिया से लिए हैं। पहले पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट आता था वो हमने कहाँ से लिया है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट भी हमने रशिया से ही लिया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द कहाँ से लिया गया है? तो गणराज्य का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत रूप से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। क्लियर? अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रोसेस ली है, और भी बहुत सारी चीज़ें ली है, संविधान की सर्वोच्चता ली है। और मौलिक कर्तव्य, न्याय और पंचवर्षीय योजनाओं को रशिया से लिया गया है। और ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का प्रावधान और राष्ट्रपति का पद। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़िए।
मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? एमपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आप सभी के सामने, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। एमपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर वो क्षेत्र होता है जो बेसिकली कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है। कपड़ा उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस होता है उसी को कहा जाता है मैनचेस्टर। जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताइए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? पूरे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग है? अहमदाबाद को कहते हैं। तो अगर आ जाएगी पूरे भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो अहमदाबाद है। एक सवाल और आता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, ये भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कौन सा कहलाता है? तो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है इंदौर। तो मैनचेस्टर वो क्षेत्र होता है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने कपड़ा उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होता है। एमपी का कौन है? एमपी का है इंदौर। एमपी का कौन सा है? एमपी का है इंदौर। क्लियर? और भारत का मैनचेस्टर, पूरे भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। और अगर आप पूछ ले दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का है कोयम्बटूर। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। तो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कौन है? इंदौर। मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस भी तो आएंगे, करंट अफेयर्स आएगा, सब चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है ना। 17 ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए। जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरो, अगस्त 2025 में भारत की दिल्ली में, जून 2025 साउथ अफ्रीका में, या जर्मनी के बर्लिन में? बताइए, जो ब्रिक्स समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी 2025 में? करंट इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, दिया है आपके सिलेबस में बाकायदे, इंटरनेशनल और करंट इश्यूज, नेशनल इश्यूज, वो पूछे जाएंगे। तो 17 ब्रिक्स समिट कब और कहाँ हुई? 17 ब्रिक्स समिट हुई थी जुलाई 2025 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। और ब्रिक्स क्या है? जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और नए तरीके से जनरेटेड उभर रही हैं अर्थव्यवस्थाएं, उन देशों का एक समूह है ब्रिक्स। उन देशों में जैसे रशिया शामिल है, चाइना शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, अपना इंडिया शामिल है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो ब्रिक्स बेसिकली किन देशों का समूह है? जो भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, विश्व की जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच क्या स्थापित करना? शांति और आपस में संबंध स्थापित करना, अर्थव्यवस्थाओं में शांति व्यवस्था स्थापित करना। तो ब्रिक्स 2025 समिट कहाँ हुई? ब्रिक्स 2025 की जो समिट है वो कहाँ हुई है इस साल? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुई है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर? दूसरी चीज़, बहुत सारी समिट्स होती हैं, जिस साल वो होती हैं उस साल उनकी जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ब्रिक्स हुआ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, G7 कहाँ हुआ है? G7 कनाडा में हुआ है। G20 कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। SCO समिट कहाँ हुई है? SCO समिट तियानजिंग चाइना में हुई है। मैं एक ऐसा वीडियो आपको बना दूंगी जिसमें 10 से 15 मिनट के अंदर आपको जो 2025 में जितनी नई समिट्स हुई हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, अगर आप सब कहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। जो इंपॉर्टेंट समिट्स हैं 2025 में वो पूछी जाती हैं कि कहाँ हुई है। जैसे SCO समिट, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए थे तियानजिंग चाइना। G7 समिट कहाँ हुई थी? कनाडा में हुई इस बार 2025 में। G20 कहाँ हुई है? G20 हुई है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। और ब्रिक्स कहाँ हुआ है? ब्रिक्स हुआ है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो ये भी 2025 की समिट है वो इंपॉर्टेंट होती है। साइंस भी आना है आपके सिलेबस में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बता दीजिए। रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? ब्लड का जो आपके रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या WBCs के कारण? बताइए। तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाएं हमारी बॉडी में किसका प्रभाव करती है? हीमोग्लोबिन को सर्कुलेट करने का काम करती हैं। क्लियर? तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसका रेड रंग यानी लाल कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? RBC करती हैं, लाल रक्त कणिकाएं करती। श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको कहा जाता है WBC। और ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, मतलब जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करने का काम करती हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा और प्लेटलेट्स मैंने बताया है, इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं उसमें मैंने दोनों का काम बताया है। मैं इसलिए ये चीज़ कहती रहती हूँ कि जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं जाके वो क्लासेस वो देख लीजिएगा। आज शायद 5th क्लास है MP कांस्टेबल की, तो जाके वो क्लासेस ज़रूर देखिएगा। इसके पहले वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं।
रक्त का लाल रंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्लियर। और हीमोग्लोबिन का प्रवाहन हमारी बॉडी में कौन करता है, रेगुलेट सर्कुलेट करने का काम आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। ये भी याद रखना है, आपको पूछा जाता है। अगला है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन है आप सबके सामने, केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, संसद। भारत में नोट कौन जारी करता है, भारत में नोट कौन जारी करता है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार होता है आरबीआई का। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको याद रखने लायक है, एक चीज़ याद रखने लायक ये है कि जो 1 रुपए का नोट है, यहाँ इसमें मेंशन तो किया नहीं है कि कौन सा नोट है, तो हमें जानना ज़रूरी है। जो 1 रुपए का नोट है और जो सिक्के होते हैं उनको कौन जारी करता है, उनको भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो जारी करता है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। और इस पे साइन किसके होते हैं, जैसे जो बाकी नोट होती हैं 10 की, 100 की, 500 की, 1000 की, उस पे किसका साइन देखते हैं आप, आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है उस पे किसका साइन होता है, भारत के जो वित्त सचिव हैं उनका साइन होता है, भारत के वित्त सचिव का साइन होता है। तो ये याद रखना है आपको, इतना अंतर जरूर याद रखिएगा कि भारत में जो नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो आरबीआई के पास है। जो बाकी नोट्स होती हैं 10, 20, 50, 100, 500, 1000, तो कौन जारी कर रहा है, वो आरबीआई। उस पर साइन भी किसका हो रहा है, आरबीआई गवर्नर का हो रहा है। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है और जो सिक्के होते हैं वो कौन जारी करता है, तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। और उस पर साइन किसके होंगे, जब वित्त मंत्रालय जारी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है साइन किसके होंगे, वित्त सचिव के होंगे। तो इतना याद रखिएगा, पूछ सकता है कि 1 रुपए के नोट और सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। और इस पर साइन किसका होता है, वित्त सचिव का। तो नोट जारी करने का अधिकार किसका है, अगर 1000, 500, 50 के पूछेगा तो आरबीआई के पास, और आरबीआई गवर्नर के उस पर साइन होते हैं। अगला सवाल है, 2025 में प्रयाग महाकुंभ किस स्थान पर आयोजित हुआ था। देखिए, प्रयाग महाकुंभ 144 साल बाद लगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो क्या ये संभावना नहीं है कि इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे, लेकिन क्या पूछेगा, पूछेगा डेट, और डेट में आप कंफ्यूज होंगे और 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो हमें वो चीज़ पढ़ के जानी, कहाँ हुआ है इस बार, कहाँ हुआ है ये तो आप सबको पता होगा कि महाकुंभ कहाँ हुआ है, लेकिन कब हुआ है ये इंपॉर्टेंट। 13 जनवरी से 13 जनवरी 2025 से याद रखना है आपको 26 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन कहाँ हुआ है, प्रयागराज में हुआ है। तो महाकुंभ 144 साल बाद लगा था। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। इस बार भगदड़ भी वहाँ मची, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इस वजह से डेट इंपॉर्टेंट है। 13 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ था, 13 जनवरी से ये शुरू हुआ था, और ये समाप्त कब हुआ, 26 फरवरी 2025 को इसकी समाप्ति हुई थी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जो कुंभ का आयोजन होता है वो किन स्थानों पर होता है। मुझे उन स्थानों के नाम लिख के बताइएगा कि किन किन स्थानों पर कुंभ का आयोजन भारत में किया जाता है। भारत की मुख्य स्थलाकृति में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र माने जाते हैं, बताइए। भारत की जो मुख्य स्थलाकृति है उसमें कितने टोटल भौगोलिक क्षेत्र हैं। ऑप्शन है आप सबके सामने, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बताइए, भारत की जो मुख्य स्थलाकृति है उसमें कितने भौगोलिक क्षेत्र माने जाते हैं। तो भारत की जो मुख्य स्थलाकृति है उसके भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। पहला तो हो जाता है पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत में, तो फिर पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है। जैसे ही नीचे आते हैं तो आ जाता है उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान नीचे आने पे, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार ने भी तो भारत को बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार। फिर आ जाता है कौन सा, तटीय क्षेत्र, जो कोस्टल एरियाज हैं भारत के, तटीय क्षेत्र, ठीक है। मरुस्थल क्षेत्र भी तो है भारत में, बिल्कुल है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र। रेगिस्तान भी तो है, मरुस्थलीय क्षेत्र। द्वीप भी तो हैं भारत में, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो द्वीपीय क्षेत्र। तो देखिए टोटल कितनी मुख्य स्थलाकृति के भाग हैं भारत के, टोटल कितनी मुख्य स्थलाकृति हैं भारत के पास, 6 मुख्य स्थलाकृति के भाग कितने, 6। उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उत्तर भारत का मैदान है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार है जिसे दक्कन के पठार ने सबसे ज़्यादा कवर किया हुआ है। कोस्टल एरियाज है जहाँ समुद्र वाले से तटे हुए एरिया हैं। मरुस्थल है भारत में, और द्वीपीय क्षेत्र हैं जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत की मुख्य स्थलाकृति के टोटल कितने भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 6। पहला है पर्वतीय क्षेत्र, ऊपर से शुरू करते हैं इंडिया के,
ऊपर से शुरू करते हैं तो यहाँ पर्वत है, ठीक है, यहाँ उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है, यहाँ पे द्वीपीय क्षेत्र है, समुद्र से सटे हुए क्षेत्र हैं, कोस्टल एरियाज हैं, और एक कौन सा बच रहा है, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र, मरुस्थलीय और द्वीपीय क्षेत्र, सारे हो गए। क्लियर? तो याद रखिएगा कि भारत की मुख्य स्थलाकृति के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में, ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, भारत में गरीबी रेखा निर्धारण का आधार क्या है? भारत में गरीबी रेखा निर्धारण का आधार क्या है, बताइए। भारत में जो गरीबी रेखा निर्धारण है उसका आधार क्या है? ऑप्शन है आप सबके सामने, शिक्षा, आय, उपभोग, भोजन। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पे होता है? तो भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पे होता है, यानी कि उपभोग के आधार पे होता है, उपभोग व्यय के आधार पे होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी मानी गई है, कितनी कैलोरी होनी चाहिए? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मानी गई है कि औसतन 2400 कैलोरी लोगों को मिलनी चाहिए उनके दैनिक जीवन के उपयोग या काम करने के लिए। और वहीं शहरों में कितनी कहा गया है? शहरों में कहा गया है 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी लोगों को मिलनी चाहिए उनके दैनिक जीवन के कार्यों के पूर्ति के लिए। तो किस आधार पे गरीबी रेखा का निर्धारण हो रहा है? गरीबी रेखा का निर्धारण हो रहा है उपभोग व्यय के आधार पे, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पे, कि कितना उपभोग हो रहा है लोगों द्वारा, उस आधार पे ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का निर्धारण होता है। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर? उपभोग व्यय के आधार पर। और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी होनी चाहिए कैलोरी औसतन लोगों की? तो 2400 कैलोरी, या शहरी क्षेत्रों में 2100 में कैलोरी, ये एक मापदंड माना गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, बताइए। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है आप सबके सामने, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा और विंध्याचल क्षेत्र। मैं आपको बता दूं कि लैटराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, भारी वर्षा होती है। दूसरा, उच्च तापमान होता है। लैटराइट मिट्टी उन स्थानों पे पाई जाती है। अब आप बता दीजिए कि भारी वर्षा और उच्च तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है ऑप्शंस में? आपको याद होगा पचमढ़ी। पचमढ़ी में कितने % वर्षा होती है? पचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। और पचमढ़ी किस क्षेत्र में आता है? पर्वतीय क्षेत्र में। पचमढ़ी आता है सतपुड़ा रेंज में। तो अब बताइए, जब पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है और पचमढ़ी आ रहा है सतपुड़ा रेंज में, तो भारी बारिश वाला जो एक कॉन्सेप्ट था वो तो क्लियर हुआ कि भारी बारिश कहाँ हो रही है? सतपुड़ा रेंज में। सबसे ज़्यादा घने पर्वत मध्य प्रदेश में घने वन कहाँ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? तो सतपुड़ा रेंज में ही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा घने वन। तो घने वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ उच्च तापमान होगा वहीं पे पाए जाएंगे घने वन। तो उच्च तापमान भी कहाँ पे है? सतपुड़ा में। तो अब देख लीजिए कि लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा हो और उच्च तापमान हो। वर्षा भी सतपुड़ा और विंध्याचल क्षेत्र में हो रही है और सबसे ज़्यादा घने वन भी वहीं पाए जा रहे हैं, मतलब उच्च तापमान भी वहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा और विंध्याचल क्षेत्र। यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। कभी कभार सवाल पूछा जाता है कि लैटराइट मिट्टी के लिए संभावनाएं क्या क्या होनी चाहिए? तो लैटराइट मिट्टी के लिए संभावनाएं होनी चाहिए भारी वर्षा, और दूसरी संभावना क्या होनी चाहिए? उच्च तापमान। क्लियर? और वो दोनों कहाँ मिल जाएंगे? सतपुड़ा और विंध्याचल क्षेत्र में। पूछा जाता है पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी रेंज में ही होती है। क्लियर? आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 2025 में कितनी हो गई है, बताइए। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 2025 में कितनी हो गई है, बताइए। ऑप्शन है आप सबके सामने, 50, 51, 55, 52। बताइए कितनी हो गई है? तो मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने हो गए हैं 2025 में? 55 हो गए हैं। 2023 में शायद 52 थे। उसके बाद फिर 3 नए जिले बने हैं। मऊगंज रीवा से अलग हुआ है शायद, ये मऊगंज और मैहर ये सतना से अलग हुआ है, और पांढुंगना ये छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही थी लास्ट वाले के लिए। जब छिंदवाड़ा से अलग किया गया तो लोगों ने कहा कि राजनीतिक कदम है, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा था तो उसे तोड़ने का प्रयास किया गया है, बहुत सारे मुद्दे चले थे। तो मध्य प्रदेश के कुल जिलों की संख्या 2025 में अब कितनी हो गई है? 55। पहले 52 थी, फिर उसके बाद 2023 में 3 नए बने, मऊगंज, मैहर और पांढुंगना। और ये तीनों के बाद अब 2025 में कितने जिले हो गए हैं? 55। मऊगंज रीवा से अलग हुआ है, मैहर सतना से अलग हुआ है, और पांढुंगना छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। मैं आज आपको सच बता रही हूँ, स्वास्थ्य मेरा इतना लो चल रहा था, इतना डाउन था, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने एक लड़की का कमेंट पढ़ा
वो हमारे ही एरिया से है, आसपास से, तो उसने एक कमेंट किया मुझे कि दीदी 2 दिन से क्लासेस नहीं आई हैं। जब आपकी क्लास लेती हूँ तो एक मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं हो जाएगा, और जब ये मोटिवेशन मिलता है तो हिम्मत मिलती है कि काम करना है। क्योंकि दिवाली में घर आई हुई थी तो बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों के कुछ ताने मिल गए, तो क्लासेस ले आइए तो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। तो एक चीज़ जो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जनरली मैं क्लास में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन लोग कहेंगे, लोगों का काम वही है, लोग कहते हैं। आपका काम इतना है क्योंकि बहुत सारे लोग आए होंगे दिवाली पे, रिश्तेदारों से मिले होंगे, परिवार से मिले होंगे, लोगों ने कहा होगा कि क्या कर रहे हो, तो बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, धैर्य रखना है और अपने काम को उनकी वजह से प्रभावित नहीं होने देना है। क्योंकि वो कहेंगे, उनका काम ही वही है, वो चाहते हैं कि आप प्रभावित हो, लेकिन अगर आप खुद को नहीं प्रभावित कर रहे हैं तो वहाँ आपकी भी जय है। तो खुद को उन लोगों की थिंकिंग से थोड़ा सा बियॉन्ड जाके कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप इफेक्ट हो, तो इसलिए आपको वो जो चाह रहे हैं वो नहीं पूरा होने देना है, आपको अपना काम करते रहना है और आप बस काम करते रहिए। जब वो कमेंट पढ़ा मैंने तो मुझे सच में लगा कि नहीं ठीक है, 1-2 लोग ही सही, कम से कम वो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं तो याद करते हैं कि चलो क्लास ले लें, और क्लास नहीं गई 2 दिन से दिवाली के कारण, तो चलो क्लास लेते हैं। तो चलिए, वही एक प्रयास रहता है कि बस ठीक है, चीज़ें हो जाएं, आसान बन जाएं आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही उसी में अग्रसर हैं, देखिए कितना सफल होते हैं। चलिए, अशोक का नाम कलिंग युद्ध के बाद किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन दिया गया है कि कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक का नाम है वो किस शिलालेख में मिलता है? गिलहराज, मस्की, सोपरा, जूनागढ़। बताइए, अशोक का नाम कलिंग युद्ध के बाद किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक का जो नाम है वो मस्की अभिलेख या मस्की शिलालेख में मिलता है। ये कहाँ है? कर्नाटक के रायचूर में, कर्नाटक के रायचूर जिले में, रायचूर जिले में मस्की अभिलेख है, याद रखना है। पूछा जाता है कि मस्की अभिलेख कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के रायचूर में। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या नाम मिला है अशोक का? तो अशोक का नाम मिला है देव नाम प्रिय, कहीं कहीं मिलता है देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, ये नाम मिला है। तो अशोक का नाम कलिंग युद्ध के बाद किस में मिला है? तो मस्की अभिलेख में मिला है। मस्की अभिलेख स्थित कहाँ है? तो मस्की अभिलेख कर्नाटक के रायचूर में स्थित है। दूसरी चीज कि क्या नाम मिला है? तो देव नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक या राजा अशोक, ये नाम मिला है। तो याद रखना है मस्की अभिलेख कहाँ है जिसमें अशोक का नाम मिला है? तो मस्की अभिलेख कर्नाटक के रायचूर में स्थित है। और क्या नाम मिला है? तो देव नाम प्रियदर्शी राजा अशोक, ये नाम मिला है। क्लियर? तो गुर्जरा अभिलेख है, मस्की अभिलेख है, यहाँ अशोक के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर भी तो आना है। कंप्यूटर की गणना करने वाली इकाई कौन सी है? मतलब कि जो गणितीय गणनाएं करती है, कंप्यूटर की गणना करने वाली इकाई कौन सी है? तो आप सब बताइए। ALU, CPU, CU, RAM। कंप्यूटर की ऐसी कौन सी इकाई है जो गणना करती है? तो देखिए, गणितीय गणनाएं करने का काम, जोड़ घटाना भाग, गणितीय गणनाएं करने का काम किसका है? ALU का है। तो गणितीय गणनाएं कौन करता है? ALU करता है। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है। CPU के ही भाग होते हैं, CU कंट्रोल यूनिट, ALU, ये सारे CPU के ही भाग होते हैं। CU कंट्रोल यूनिट है, सारे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कभी कभी सवाल आता है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? अस्थायी मेमोरी का मतलब ये होता है कि अगर आपने कंप्यूटर का स्विच बंद कर दिया है और कंप्यूटर काम करते करते अचानक से बंद हो गया, तो जो डेटा था वो वापस नहीं लाया जा सकता, तो वो किस में जाता है? वो वाला डेटा रैम में जाता है, वो अस्थायी मेमोरी होती है। क्लियर? तो कंप्यूटर की गणना करने की इकाई कौन सी है? तो गणना करने की इकाई है ALU। क्लियर? चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये होता है कि एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, क्लैरिटी के साथ आप क्वेश्चंस करते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क हैं जिन्हें टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है? कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, सभी। बताइए। मध्य प्रदेश के देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से नेशनल पार्क हैं जिन्हें टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है? ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे नेशनल पार्क हैं जो टाइगर रिजर्व भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कान्हा भी टाइगर रिजर्व है, पेंच भी टाइगर रिजर्व है और सतपुड़ा भी टाइगर रिजर्व है। कान्हा मंडला और बालाघाट वाले जिले में है, पेंच सिवनी और छिंदवाड़ा में है। मुख्यतः ये कहाँ पे है? सिवनी जिले में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी।
तो किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है? तो ये जितने नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश के, इन सभी को टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, पेंच टाइगर रिजर्व भी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 82, 84, 86, 90। तो 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई थी। 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट पूछा जाता है कि किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। कंपनी कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र था। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र यानी कि कंपनी थी। उस कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। आज भी भोपाल में इस त्रासदी का असर देखने को मिलता है लोगों के स्वास्थ्य पे। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो आपको डेट याद रखना है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी घटना? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के। और कौन सी कंपनी थी? तो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र। गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट जिसका रिसाव हुआ था। और हुई कब थी ये घटना? तो घटना हुई थी 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1984। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। संविधान संशोधन प्रक्रिया को रोकने या सीमित करने की कोशिश किस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर हुई? मतलब कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को रोकना या संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कम करना, इसकी कोशिश किस सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय के आधार पे हुई? अब देखिए बोल क्या रहा है। बोल रहा है, देखिए संसद जो है हमारी, उसको संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि संविधान बनाने वालों ने जब संविधान बनाया तो बहुत सारे लोगों को, जैसे जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए जिससे कि भारत के हर समूह के लोग बराबरी से भारत में निवास कर सके। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई। तो क्या भारत की संसद किसी भी मुद्दे पे आके संशोधन कर सकती है क्या? ये तो इस पे निर्णय लेने की बात कि संसद को कितना अधिकार है, वो किन मुद्दों पे संशोधन कर सकती है, संसद के अधिकारों को सीमित करने के लिए किस मुद्दे पे, संशोधन के मुद्दे पे लिए कौन सा वाद आया, यानी कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। तो ऑप्शन दिया गया है केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, गोलकानाथ केस या मिनर्वा मिल्स केस। तो देखिए केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट का एक केस था 1973 में, आप सबको पता होगा, बहुत फेमस केस है। इस केस ने एक सिद्धांत दिया, बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत क्या था? तो बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कहता है कि बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, बिल्कुल करे, लेकिन संविधान की मूल भावना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो सवाल पूछा जाता है कि जो संविधान में बुनियादी ढांचे का जो प्रावधान है वो किस वाद में आया? तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 में आया। और कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान की मूल भावना को प्रभावित ना करे। अगर संविधान की मूल भावना में सभी को समान रूप से न्याय देने की बात की गई है तो ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जिससे लोगों को न्याय ना मिले। अगर मौलिक अधिकारों को देने की बात की गई है तो ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं होगा जिससे लोगों के मौलिक अधिकार प्रभावित हो सके। तो क्या कहा इस बात ने? सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 में ये निर्णय दिया कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है लेकिन किस स्थिति पे कि जो संविधान के बुनियादी ढांचा है या संविधान की, भारतीय संविधान की जो मूल भावना है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो वही बोला है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया को रोकने के लिए, क्योंकि संसद के पास अधिकार था संविधान संशोधन करने का, सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में असंवैधानिक माना गया था कि हर चीज पे संसद नहीं कर सकती संविधान संशोधन, केवल उन्हीं चीजों पे करे जिस पे संविधान की मूल भावना प्रभावित ना हो रही हो। और यहीं पे आया संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। तो सवाल पूछा जाता है कि संविधान में बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कब शामिल हुआ? तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 में संविधान में बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। मुद्रास्फीति क्या है, इन्फ्लेशन क्या होती है, इकोनॉमिक्स भी तो आना है। जिन्होंने मेरी पहले की क्लासेस ली है उनको पता होगा इसका आंसर कि इन्फ्लेशन क्या होती है। मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। धन की कमी हो जाए, मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाए, उत्पादन की कमी हो जाए, बेरोजगारी हो जाए। बताइए इन्फ्लेशन क्या है?
तो देखिए, मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन कब होती है, मुद्रास्फीति कब होती है। मुद्रास्फीति तब होती है जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उस चीज़ की क्या हो जाए, सप्लाई कम हो जाए। अब आप मुझे बताइए, मैं एक हमेशा एग्जांपल देती हूँ एक समोसे वाला। आपके मोहल्ले में एक समोसे की दुकान है, बहुत अच्छा समोसा देता है, लेकिन वो दिन में 50 समोसे ही बना रहा है, उसकी सप्लाई कम है। दिन में वो सिर्फ कितने समोसे बनाएगा, दिन में उसका पॉलिसी है कि वो सिर्फ 50 समोसे बनाएगा। जिसको खरीदना है आके खरीदे, जिसको नहीं खरीदना ना खरीदे, लेकिन डिमांड हाई है भाई उस समोसे वाले की। लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं 50 समोसे खरीदने के लिए कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, वरना समोसे खत्म हो जाएंगे। तो क्या वो मनचाहे रेट पे नहीं देगा समोसा, क्योंकि वो समोसे तो 50 ही है और लेने वाले 1000 खड़े हैं, तो क्या वो मनचाहे रेट पे देगा समोसा? तुम्हें नहीं लेना, तुम जाओ, दूसरा आके खरीदेगा, मनचाहे रेट पे देगा ना। और जब मनचाहे रेट पे देगा तो कीमत बढ़ा के देगा। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है और उसकी डिमांड हाई होती है तो चीज़ महंगी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि समोसे वाले ने क्या कहा कि मेरे पास सिर्फ 50 समोसे हैं, लेने वाले 1000 हैं, तुमको नहीं लेना, तुम हटो, दूसरा आओ। बोलते तो वो क्या कर रहा है, उसकी डिमांड हाई है तो वो चीज़ को महंगी कर रहा है, समोसे को महंगा करके बेच रहा है। तो इन्फ्लेशन किस स्थिति में होती है? जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। क्लियर? ऐसी स्थिति को ही इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसी को मुद्रास्फीति हिंदी में कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति क्या होती है? मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाना, यानी महंगाई में वृद्धि हो जाना, कोई चीज़ महंगी हो जाना, मूल्य स्तर में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन क्या है? किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम। 50 समोसे थे, लेने वाले 1000 थे, उसने कहा कि अब मैं एक समोसा 100 रुपये का बेचूंगा, तो उसकी डिमांड ज़्यादा थी तो उसने चीज़ महंगी कर दी, मनचाहे रेट पे बेच रहा है। तो इस तरीके से हो जाता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब हो जाता है मूल्य स्तर में वृद्धि होना। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? बताइए, जो सतलज नदी है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन है आप सबके सामने, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? पंजाब की जो 5 नदियाँ हैं, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब, सतलज, तो इसी का पार्ट है सतलज। तो सतलज नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, मुझे ये बता दीजिए। सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। तो सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश कर रही है? शिपकिला दर्रा से प्रवेश कर रही है, हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी पर ही है फेमस भाखड़ा नागल बांध। कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है कि जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है? सतलज नदी पर है। क्लियर? तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? तो हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में है ना शिपकिला पास, रोहतांग पास है, शिपकिला पास है। तो हिमाचल प्रदेश का जो शिपकिला दर्रा है वहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश कर रही है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध भी सतलज नदी पर ही स्थित है। क्लियर? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश कर रही है? हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से प्रवेश कर रही है। अगला सवाल है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं इसकी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश में इस बार आयोजित की गई थी। तो पूछा है कहाँ आयोजित हुई है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 इस बार मध्य प्रदेश में हुई, तो कहाँ आयोजित हुई है ये पूछा गया है। तो बताइए कहाँ आयोजित हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। ये आयोजित हुई थी 24 से 25 फरवरी के बीच में। 24 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में। कहाँ? मध्य प्रदेश के भोपाल में, राजधानी में ही होगी। 25 फरवरी 2025 कहाँ हुई है? भोपाल में हुई है। और इसका उद्देश्य क्या था? ये देश भर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भारत की ओर आकर्षित करना, मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करना और उद्योगों को बढ़ावा देना। तो भारत में निवेश और औद्योगिक स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 आयोजित हुई थी। तो इस साल कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई है? भोपाल में हुई है। कब से कब तक हुई है? 24 से 25 फरवरी के बीच में हुई है, ताकि भारत में निवेश के अवसर और जो औद्योगिक बुनियादी ढांचा है, जो औद्योगिक बुनियादी ढांचा है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। औद्योगिक जो बुनियादी ढांचा है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अब मैंने इसको इम्पॉर्टेंट क्यों कहा? इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा समिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूछ ले कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया, तो मत लगा के चले आइएगा कि मध्य प्रदेश के सीएम ने किया। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग लगा के चले आएंगे कि मध्य प्रदेश में हुआ है। अच्छा, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन नहीं,
उद्घाटन किन्होंने किया था? भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर? और भारत में निवेश और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में आयोजित की गई थी। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हुई कहाँ? भोपाल में 24 से 25 फरवरी के बीच में हुई। क्लियर? तो इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखिएगा कि इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई है? भोपाल में हुई है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बता दीजिए। कभी कभी लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए। सुमित्रा महाजन, उमा भारती, यशोधरा राजे, रानी दुर्गावती। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी। 8 दिसंबर 2003 को इन्होंने शपथ ली थी। 2003 को इन्होंने शपथ ली थी और ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में भी जानी जाती हैं उमा भारती जी। तो इनका नाम याद रखिएगा। क्लियर? 8 दिसंबर 2003 को इन्होंने शपथ ली थी। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? कब मनाया जाता है मध्य प्रदेश दिवस? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अभी मैं एक प्रयास ये कर रही हूँ कि आप सभी को मध्य प्रदेश, जैसे आप सबने कहा है कि एमपी जीके की अलग से वीडियो बना दीजिए, इसी तरीके की एमसीक्यू की। तो एमपी जीके में जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे एमपी की ज्योग्राफी है, एमपी की पॉलिटी है, एमपी की हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड एक दिन एक वीडियो लाते हैं जिसमें से आपको 100 से 200 क्वेश्चन है, आराम से उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे आपका एमपी जीके का पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। क्योंकि पूछना तो एमपी भी है आपके एग्जाम में और इंडिया लेवल की भी चीज़ें आएंगी। भारत की ज्योग्राफी पूछेगी तो मध्य प्रदेश की भी पूछेगी। तो मध्य प्रदेश का एक अलग से वीडियो ले आने का प्रयास हम करेंगे। भारत में सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र कौन सा है? बताइए। ऑप्शन है आप सभी के सामने, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कृषि, उद्योग, सेवा और निर्माण। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार का क्षेत्र कौन सा है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार कौन प्रदान कर रहा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार, याद रखिएगा, 50 to 60%, 50% से लेके 60% तक रोजगार कौन प्रदान कर रहा है? एग्रीकल्चर। अभी भी एग्रीकल्चर फर्स्ट नंबर पे चल रही है रोजगार के मामले में, रोजगार देने। लेकिन जीडीपी में आप कौन आगे हो गया है? भारत की जीडीपी में अब सर्विस सेक्टर आगे हो गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, रोजगार देने में अभी भी कौन है? रोजगार में एग्रीकल्चर ही सबसे ऊपर है। लेकिन अगर भारत की जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है और रोजगार में कृषि का है, सेकेंड नंबर पे सर्विस सेक्टर आता है। क्लियर? तो याद रखिएगा कि रोजगार देने में अभी भी 50 to 60% जनसंख्या को जो रोजगार है वो कौन दे रहा है? कृषि सेक्टर ही, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही दे रहा है। लेकिन भारत की जीडीपी में आप सबसे ज़्यादा योगदान किसका हो गया है? सर्विस सेक्टर का। तो वहाँ जीडीपी वाला सवाल अलग, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने बताया। नर्मदा घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए। नर्मदा घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नर्मदा घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी। बताइए, नर्मदा घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए, जो नर्मदा घाटी है उसमें कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कहीं कहीं काली मिट्टी भी पाई जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मोस्ट ऑफ ज़्यादा रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो हम काली मिट्टी भी मान सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी आपको, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन रखा है दोनों का। मैं चाहती तो मैं जलोढ़ मिट्टी हटा सकती थी, काली मिट्टी बस रख के मैं आगे बढ़ जाती काली मिट्टी। लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा कि जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, कुछ मात्रा में लाल मिट्टी भी पाई जाती है और काली मिट्टी भी पाई जाती है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है, जो मध्य प्रदेश के 47% भाग को कवर करती है, अकेले काली मिट्टी मध्य प्रदेश के 47% भाग में पाई जाती है। इसी वजह से मैंने क्या माना है कि नर्मदा घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। लेकिन कहीं कहीं मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, वर्णन मिलता है कि यहाँ पे नर्मदा घाटी में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। तो कहीं कहीं ये भी मेंशन है। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई है कि कहीं कहीं ये भी मेंशन है कि जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का प्रभाव देखा जाता है भारत के मध्य प्रदेश के 47% भाग पे, इसलिए मैंने काली मिट्टी ही सही आंसर माना। बाकी आप सब मुझे बताइएगा। भेल का कारखाना मध्य प्रदेश के किस शहर में है? भेल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भेल महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है और कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, इस वजह से। तो भेल का कारखाना मध्य प्रदेश के किस शहर में है? ऑप्शन है आपके सामने, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। तो मैंने क्या कहा कि भेल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भेल कैसी कंपनी है? भेल महारत्न कंपनी। अब महारत्न कंपनी है और मध्य प्रदेश में स्थित है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो याद रखिएगा। और भेल का गठन कब हुआ था? ये भी पूछ सकता है कि भेल का गठन कब हुआ था। तो भेल का जो गठन हुआ था वो 1964 में हुआ था। और भारत का जो विद्युत निर्माण के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी कंपनी है, औद्योगिक कंपनी है।
तो याद रखिएगा भेल का गठन कब हुआ? भेल का गठन हुआ था 1964 में हुआ था। और विद्युत उपकरण बनाने में ये सबसे ज़्यादा आगे कंपनी है जो विद्युत उपकरण बनाती है। और सबसे बड़ी बात, ये महारत्न में कब शामिल हुई? तो महारत्न में ये शामिल हुई थी फरवरी 2013 में। फरवरी 2013 में ये महारत्न कंपनी में शामिल हुई। तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है भेल से रिलेटेड। तो भेल का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में है। ये महारत्न कब घोषित हुई है? 2013 में घोषित हुई है, फरवरी 2013 में। पूछ सकता है कि भेल को महारत्न कंपनी कब घोषित किया गया? तो 2013 में घोषित किया गया। भेल का गठन कब हुआ था? भेल का गठन हुआ था 1964 में। और ये क्या काम करती है? विद्युत उपकरण बनाने का ये काम करती है। क्लियर? तो इसको याद रखिएगा कि भेल का फुल फॉर्म मुझे बताइएगा कमेंट करके क्या है। तो भेल का गठन 1964 में हुआ था। भेल महारत्न में कब शामिल हुई? फरवरी 2013 में शामिल हुई। और भेल क्या काम करती है? विद्युत उपकरण बनाने का काम करती है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महारत्न कंपनी। चंबल नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? बताइए, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी? बताइएगा मुझे, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन दिए गए हैं आप सबके सामने, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मैं आपको बता दूं, पहले तो जान लीजिए कि चंबल का उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल निकलती है इंदौर के पास जाना पाव पहाड़ी से। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर के पास जाना पाव पहाड़ी, वहाँ से निकलती है, वहीं से होता है इसका उद्गम। सॉरी। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर के पास जाना पाव पहाड़ी से होता है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में जो अधिकांश नदियाँ हैं वो किसकी? मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियाँ यमुना की ही सहायक नदी है, एक दो नदियों को छोड़ के। सर्दी हो रही है, बस गला ना बैठे। गला अगर नहीं बैठेगा तो आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, गला बैठ गया तब तो फिर क्या ही। चलिए, तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। क्लियर? याद रखिएगा। और चंबल नदी का उद्गम पूछ ले कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी निकलती है इंदौर के पास जाना पाव पहाड़ी से। और अधिकांश नदियाँ मध्य प्रदेश की यमुना की ही सहायक नदी हैं, जैसे सोन है, गंडक है, ये गंगा की है। तो एक ही दो नदियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर यमुना की ही सहायक नदी। बुंदेलखंड क्षेत्र मुख्यतः किस भाग में स्थित है? बताइए, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो किस भाग में? बताइए मुझे। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, मध्य? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बुंदेलखंड कहाँ है? बताइए कहाँ है बुंदेलखंड? मैप माशाअल्लाह ही है मेरा, बट कोई बात नहीं। ये वाला क्षेत्र क्या है? भिंड, मुरैना, भिंड, श्योपुर, ठीक है ना? यहाँ है श्योपुर, मुरैना और ये है भिंड। मुझे यहाँ मैप लगा देना चाहिए था। मैं अगली क्लास से कोशिश करूँगी कि मैं मैप पहले से लगा दूँ यहाँ पे, तो ये बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे है मध्य भारत का क्षेत्र, यहाँ पे है इंदौर, भोपाल, उज्जैन वाला क्षेत्र, मालवा अंचल। यहाँ पे क्या है? मालवा है। क्लियर? और बुंदेलखंड का क्षेत्र क्या है? ये वाला, जैसे यहाँ है जबलपुर है, मंडला है, बालाघाट है, ये सब क्षेत्र क्या है? ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र हैं। तो अब बताइए बुंदेलखंड क्षेत्र कहाँ स्थित है? मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताइए। मैंने बताया ना कि जैसे जबलपुर वाला क्षेत्र है, जबलपुर वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मुझे बताइएगा कि बुंदेलखंड का क्षेत्र किस भाग में स्थित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते, क्योंकि छोटे छोटे सवाल है ना, हमें मैप से समझने हैं। अब मैं इसका आंसर आपको बताने लग जाऊँ, थोड़ा सा आप भी तो मेहनत करिए। मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? मुद्रा योजना का मतलब क्या है? बताइए, मुद्रा योजना क्या करती है? नेशनल स्कीम्स भी आनी है, मध्य प्रदेश की स्कीम्स भी आनी है आपके एग्जाम में। किसानों की सहायता करती है, छोटे और मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाती है, विदेशी निवेश बढ़ाती है, या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है? बताइए, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, मुद्रा योजना नाम से ही समझ में आ रहा है, मुद्रा देना। किसे मुद्रा देना? जो छोटे उद्योग हैं, मध्यम और लघु उद्योग हैं, उनको क्या प्रदान करना? उनको ऋण उपलब्ध करवाना, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा सके। ताकि उन्हें क्या प्रदान किया जा सके? आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके, और वो अपने इंडस्ट्री और उद्योग को आगे बढ़ा सके। तो मुद्रा योजना किससे संबंधित है? मुद्रा योजना छोटे और मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाती है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, ताकि वो अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। तो छोटे और मध्यम उद्योग को, नाम से ही समझ में आ रहा है, मुद्रा देना। किन्हें मुद्रा देना? छोटे और मध्यम उद्योगों को। क्या उपलब्ध करवाना? ऋण उपलब्ध करवाना, ताकि वो अपने क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास कर सके, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। बहुत सारे जो मध्यम उद्योग हैं वो इसलिए डेवलप भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की कमी होती। तो अगर वो पैसे किससे लेने जाएंगे? ब्याज में लेने जाएंगे। ठीक है, किसी ने ब्याज में दे दिया 7%, 8%, 10% इंटरेस्ट रेट पे,
तो क्या वो मध्यम उद्योग सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो ब्याज चुकाते चुकाते खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है, मुद्रा योजना, कि छोटे और मध्यम उद्योगों को कम ब्याज पे ऋण उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक सहायता भी हो जाएगी और उनको कम ब्याज पर लोन भी उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर? तो छोटे और मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कौन सी है? मुद्रा योजना। डीएनए की खोज किसने की थी? बताइए, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आप सभी के सामने, साइंस भी आना है। डार्विन, वाटसन और क्रिक, मेंडल, न्यूटन। और डीएनए की संरचना मैंने कैसी बताई थी आपको? पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो डीएनए की संरचना होती है डबल हेलिक्स, ये डबल हेलिक्स। और आरएनए की संरचना कैसी होती है? आरएनए की संरचना होती है सिंगल हेलिक्स। तो पूछा जाता है कि डबल हेलिक्स किसकी संरचना है, तो डबल हेलिक्स डीएनए की संरचना है। सिंगल हेलिक्स किसकी संरचना है? आरएनए की संरचना है। आरएनए ये आनुवांशिकता से संबंधित है, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ये भी पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए क्या काम करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, डीएनए आनुवांशिकता से संबंधित है। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी याद रखना है आपको। तो जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो उसके बारे में थोड़ा सा सारी चीज़ें जानने का प्रयास किया करिए, तो चीज़ें ठीक रहती हैं एग्जाम हॉल में। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने की। डीएनए अगर पूछ ले कि डबल हेलिक्स संरचना किसकी होती है, डीएनए की कि आरएनए की, तो क्या दिख रहा है आपको? डबल हेलिक्स किसकी है? डीएनए की। सर्पिलाकार संरचना किसकी होती है? डीएनए की। सिंगल संरचना, एकल श्रृंखला किसकी होती है? आरएनए की। आरएनए क्या काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का। डीएनए क्या काम करता है? तो आनुवंशिकता से संबंधित है। क्लियर? तो इतनी चीजें याद रखिएगा कि डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बताइए, एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी? तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस डॉस क्या हैं? ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से? जैसे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? एमएस पावर पॉइंट, एमएस डॉस। ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जैसे विंडोज़ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। तो ये याद रखिएगा कि एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस डॉस, ये सब क्या होते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिक कंप्यूटर आना है आपके एग्जाम में, और ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल क्या है? एक तरह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर? खाना पकाने में कौन सी गैस उपयोग होती है? नहीं, खाना पकाने में उपयोग होने वाली जो एलपीजी गैस है, खाना पकाने में कौन सी गैस उपयोग हो रही है? एलपीजी। उसमें क्या पाए जाते हैं? अच्छा, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो एलपीजी गैस में कौन पाए जाते हैं? मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। बताइए, खाना पकाने में किसका उपयोग होता है? खाना पकाने वाली जो गैस एलपीजी है उसमें क्या पाए जाते हैं? तो एलपीजी में पाए जाते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ये याद रखना है। प्रोपेन का अगर रासायनिक सूत्र आप देखेंगे तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8, और ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, पूछ सकता है, C4H10। क्लियर? तो एलपीजी गैस में कौन से दो तत्व पाए जाते हैं? एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? तो वो कौन से होते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन क्या है? C3H8 है, और ब्यूटेन क्या है? C4H10। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। स्वास्थ्य भगवान बचा ले, गला ना बैठे मेरा, क्योंकि मेरा गला बैठता है तो जिन्होंने पहले शुरू से जो मेरी क्लासेस ले रहे हैं उन्हें पता है कि फिर तीन चार दिन तो फिर आवाज़ ही नहीं आती है। 57 जी समिट 2025 कहाँ हुआ? बताइए, G7 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? किस नंबर की थी? कह रहा है 51 नंबर की थी, 91 नंबर की थी। G7 समिट कहाँ हुई? बताइए। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। अभी मैंने बताया था ना कि जब मैंने ब्रिक्स समिट बढ़ाई आपको कि ब्रिक्स कहाँ हुई? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। तो मैंने बताया था कि G7 समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G7 समिट का आयोजन कनाडा में हुआ है 2025 में। और इसमें अतिथि के रूप में, अतिथि सदस्य के रूप में कौन गए थे? हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी शामिल होने गए थे G7। क्लियर? G7 क्या है? G7 जो विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है। एक सवाल पूछा जाता है कि G7 में कौन कौन से देश शामिल नहीं है। तो आपको जब पता होगा कि G7 में कौन से देश शामिल हैं, तब तो आप बताएंगे कौन से देश नहीं है शामिल। तो जान लीजिए कि G7 में कितने देश शामिल हैं। तो G7 की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं
G7 की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, कनाडा है, ठीक है, फ्रांस है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम होगा ही होगा, अमेरिका होगा ही होगा, जापान इटली होंगे ही होंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कनाडा, फ्रांस, यूके, यूएसए, जापान, इटली। अब क्या बच गया बताइए? 1 जर्मनी। तो ये है G7 कंट्रीज। और ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से G7 कंट्री कौन सी नहीं है। तो जब आपको पता होगा कौन सी है तब तो बता पाएंगे। तो पहली G7 में कौन सी है? कनाडा। दूसरी कौन सी है? फ्रांस। तीसरी क्या है? यूनाइटेड किंगडम। चौथी क्या है? यूएसए। पांचवी क्या है? जापान। छठवीं क्या है? इटली। और सातवीं है जर्मनी। तो ये याद रखिएगा कि ये चारों क्या हैं? G7 कंट्रीज हैं। तो आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से याद रखनी है। और G7 का गठन कब हुआ था? G7 का गठन 1975 में हुआ था और 1976 में इसमें कनाडा को शामिल किया गया था। तो G7 में कौन कौन से देश है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और 2025 में कहाँ हुआ है ये? तो कनाडा में हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम से रिलेटेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस कहानी से प्रसिद्ध है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है बताइए? पेंच राष्ट्रीय उद्यान पहली बात तो है कहाँ? सवाल है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है। ऑप्शन है पंचतंत्र की कहानियों में इसका वर्णन मिलता है, जंगल बुक में इसका वर्णन है, रामायण में इसका वर्णन है, या अली बाबा में इसका वर्णन है। तो देखिए, जो पेंच है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा 2 जिलों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा है ये सिवनी में। क्लियर? सिवनी और छिंदवाड़ा 2 जिलों में स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जो इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन है तो ये माना जाता है, आपने सुना होगा मोगली की जो कहानियां हैं, जो द जंगल बुक में जिसका वर्णन है, तो द जंगल बुक में इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है और इसीलिए यहाँ पे मोगली लैंड भी है। क्लियर? मोगली एक कैरेक्टर है जंगल बुक का, आप सबने कभी बचपन में देखी होगी, अच्छी स्टोरी है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन कहाँ मिलता है? द जंगल बुक में मिलता है। मोगली लैंड कहाँ है? यही है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में स्थित है। क्लियर? कौन सी योजना किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है? कौन सी योजना है जो किसानों को सीधे उनके अकाउंट में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? किस योजना के तहत किसानों को डायरेक्ट फंडिंग मिलती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मतलब पीएम किसान, कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान। बताइए कौन सी योजना है जो किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो वो कौन सी योजना है? पीएम किसान। पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों के जो अकाउंट है उसमें डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं। आप सबको पता है 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें जाती हैं 4-4 महीने के अंतर में, और टोटल कितने पैसे दिए जाते हैं किसानों को? टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और ये क्यों दिए जाते हैं? किसान आत्महत्या क्यों करते थे? क्योंकि किसानों पर ऋण का बोझ होता था। ऋण कब लेते हैं किसान? जब उन्हें खेती करनी होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो किसी से उधार लेते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पे उधार लेते हैं, ज़्यादा ब्याज पे, वो ब्याज बढ़ती चली जाती है, तो मूलधन तो चुकाना दूर की बात, वो ब्याज ही नहीं चुका पाते और उस कर्ज के बोझ तले वो अपनी जान ले लेते हैं। तो किसानों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए उनके अकाउंट्स में फंड डाला जाता है गवर्नमेंट द्वारा 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये, तो टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और उनके माध्यम से किसान क्या करते हैं? अपना जो भी बीज खरीदने हैं, फसल के लिए जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं वो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। तो टोटल कितना डाला जाता है साल भर में? साल भर में 6,000 रुपये अकाउंट्स में डाले जाते हैं। ये योजना शुरू कब से हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है। तो पीएम किसान निधि कब से शुरू हुई, मुझे आप बता सकते हैं क्या कि पीएम किसान निधि जो योजना है वो कब से शुरू हुई थी? कब से शुरू हुई थी? फरवरी 2019 से शुरू हुई थी। ये पूछा जाता है कि पीएम किसान निधि योजना की जो शुरुआत है वो कब से हुई? तो पीएम किसान निधि योजना की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? फरवरी 2019 से हुई थी। याद रखिएगा। कितने पैसे जाते हैं? 6,000 रुपये दिए जाते हैं। भारत का कौन सा पर्वत शिखर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कौन सा ऐसा पर्वत शिखर है भारत में जो सबसे ऊंचा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ऑप्शन है आप सबके सामने, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी। भारत का पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कहाँ स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, भारत का पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। क्लियर? माउंट एवरेस्ट तो दोनों जगह स्थित है ना, नेपाल में भी है, अपने भारत में भी है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में कितना होता है बताइए? 3 × 10⁵ 5
किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की घात 3 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी, ताकि एग्जाम में सिली मिस्टेक्स ना। हमें सारी चीज़ें पता होती हैं पहले से, ठीक है, ट्रू, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है या नहीं होता, होता है, और हम वहाँ करते हैं सिली मिस्टेक्स। उन सिली मिस्टेक्स से हम एग्ज़ाम में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया है उन क्वेश्चंस का, हमारी नज़र के सामने से वो क्वेश्चंस होकर गुजरे नहीं हैं, तो हम इसी में रह जाते हैं, अरे ये था क्या, ये था क्या, फिर गलत लगा के चले आते हैं। तो इसलिए रिवीजन जरूरी है क्वेश्चंस का। तो प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से निकलती है, बताइए। जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से निकलती है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से निकलती है, सतना, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, कहाँ से निकलती है, बताइए। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से निकलती, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती, बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है। और इस पे ताप्ती नदी पे ही एक परियोजना है, उकाई परियोजना, पूछा जाता है कौन सी परियोजना है, उकाई परियोजना है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो कौन सा है। तो एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ, मुझे अभी याद आया कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाए बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो मैंने क्या कहा, जैसे ये जबलपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब मैंने ये नहीं कहा कि दमोह है, पन्ना है, छतरपुर है, सागर है, ये क्षेत्र भी आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, पैनिक मत करिएगा कि अरे बुंदेलखंड का क्षेत्र तो ये है, नहीं, बुंदेलखंड का क्षेत्र ये वाला रीजन भी है। जैसे आपने देखा होगा ये छतरपुर है, छतरपुर है, पन्ना है, सागर है, ये क्षेत्र ये भी आता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। दमोह है, सागर है, पन्ना है, ये भी बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो आपको लगे कि अरे आपने तो बोला जबलपुर वाला क्षेत्र तो वही होगा, नहीं, ये इसमें पैनिक मत करिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये भी बुंदेलखंड का ही पार्ट है। चूंकि मैंने आपसे सवाल पूछा है इस वजह से मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है आप सबको। क्लियर। तो जो छतरपुर वाला जो पार्ट है, सागर, पन्ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अरे जहाँ पे आप सबको पता होगा, अरे क्या तो ना, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, किस क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है वो। तो इस वजह से मुझे लगा बहुत लोग कंफ्यूज ना हो जाएं इस चीज़ में कि मैम ने बोला जबलपुर तो बस वही वाला क्षेत्र है, नहीं नहीं, सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह ये सारे जो क्षेत्र हैं ये सब बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही शामिल होते हैं। क्लियर। चलिए, तो मुझे लगा कि कहीं सडन मुझे याद आया तो मुझे लगा बता देना चाहिए। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल के मुल्ताई से, और इसी ताप्ती नदी पे एक परियोजना है। कौन सी परियोजना है ताप्ती नदी पे, उकाई परियोजना है। आपसे मेरा सवाल ये है कि जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी वो कहाँ से कहाँ बहती है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, बताइएगा मुझे कि जो ताप्ती नदी है वो कहाँ बहती है, पश्चिम से पूर्व बहती है कि पूर्व से पश्चिम बहती है, और कहाँ गिरती है। जैसे सारी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ें। विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताइए। विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, ऑप्शन है आप सबके सामने, पूछा है विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन है आप सबके सामने, एप्लीकेशन, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी। तो विंडोज़ कैसा है, मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कौन कौन से होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन विंडोज़ है, विंडो क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज़ है, याद रखिएगा। बेसिक्स कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं ये, आपकी नज़र के सामने से एक बार गुजरने चाहिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS एक्सेल, MS वर्ड, MS डॉस, ये सब। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है, नीमच, सतना, रतलाम, बैतूल, बताइए। सीमेंट उद्योग के लिए हमारा जिला जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, सतना, सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। क्लियर। यहाँ कई सारी फैक्ट्रीज हैं, प्रिज्म है सबसे फेमस। तो मध्य प्रदेश का सबसे KJS भी है यहाँ। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, मैहर जाते टाइम KJS भी पड़ती है। मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है, बताइए। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ऑप्शन है आप सबके सामने, आम, साल, पीपल, बरगद। मुझे बताने की ज़रूरत है क्या कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बताइए।
मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, जल्दी बता दीजिए। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगोलेसिस। कभी कभी पूछ लेता है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगोलेसिस, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फिकस बेंगोलेसिस। चलिए, तबीयत सही लग नहीं रही है मेरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 नाटो समिट कहाँ हुआ? नाटो की समिट 2025 में कहाँ हुई बताइए? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बताइए कहाँ हुई? नाटो क्या है? जो उत्तर अमेरिका है और यूरोप महाद्वीप है, यूरोप के कुछ देश और नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश, इन्होंने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया हुआ है। तो नाटो क्या है? नाटो क्या है? नाटो का जो फुल फॉर्म होता है, नाटो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है नाटो। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ये किन देशों का समूह है? तो यूरोप प्लस उत्तर अमेरिका के कुछ देशों ने मिलकर क्या बनाया है? एक सैन्य गठबंधन बनाया है। क्या बनाया है? एक सैन्य गठबंधन, सैन्य गठबंधन बनाया है नाटो। और इस साल 2025 में इसकी समिट हुई है नीदरलैंड हेग। कहाँ हुई है? नीदरलैंड में हुई है। और नीदरलैंड में किस जगह हुई है? हेग में हुई है। तो ये आपको याद रखना है, नीदरलैंड में हुई है। और नीदरलैंड की किस जगह में हुई है 2025 में नाटो समिट? तो हेग में हुई है। और नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो क्या है? यूरोप और उत्तर अमेरिका के कुछ देशों ने मिलकर क्या बनाया हुआ है? एक सैन्य संगठन बनाया हुआ है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 नाटो की स्थापना हुई थी। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं और कुछ उत्तर अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज शामिल। क्लियर? तो याद रखिएगा नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का 2025 में समिट हुई है द हेग में। और नाटो की स्थापना हुई 1949 में। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरोप और उत्तर अमेरिका के कुछ देशों का समूह है। सैन्य गठबंधन है एक तरीके से, कि जब भी किसी देश पे किसी तरह की मुश्किल आती है तो नाटो सदस्य क्या करते हैं? उस पर मिलके प्रहार करते हैं या मिलके उसके साथ लड़ाई लड़ते हैं। मान लीजिए नाटो में 32 मेंबर हैं, 32 देश शामिल हैं। उन 32 देशों में अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है और वो नाटो का मेंबर है, तो जो बाकी देश हैं, जो एक पूरा सैन्य गठबंधन है, जो बाकी देश हैं, वो सब मिलके उस देश को सपोर्ट करते हैं। तो नाटो क्या है? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देशों का एक सैन्य गठबंधन है कि जितने मेंबर्स इसमें होंगे उनकी रक्षा करना इस संगठन का दायित्व है। क्लियर? तो नाटो यही काम करता है कि अगर किसी एक देश पे संकट आता है और अगर वो नाटो का मेंबर है तो सारी कंट्रीज उसकी सहायता करते हैं। कोयना परियोजना किस राज्य में है? बताइए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। कोयना परियोजना किस स्टेट में है? जल्दी बता दीजिए। कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्लियर? सतारा डिस्ट्रिक्ट में है और कोयना नदी पर। कुछ परियोजनाएं जरूर पूछी जाती हैं, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। तो कोयना नदी कहाँ है? कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर? और कहाँ पे है? सतारा जिले में है और कोयना नदी पर। चलिए आगे बढ़िए। संविधान के किस संशोधन के तहत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया? संविधान के किस संशोधन के तहत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया था? ऑप्शन दिया गया है 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73वां, 86वां। तो आप सबको पता है शिक्षा का अधिकार कब आया? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। और इसी के अंतर्गत संविधान में कौन सा एक नया आर्टिकल जुड़ा? इसी के अंतर्गत संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। ये भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 21A कब जुड़ा? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संविधान में परिवर्तन किए गए थे। इस संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जुड़े। मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978,
इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी अधिकार बनाया गया और संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 308। तो 44वां पूछ ले तो 44वां संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये क्या करता है, ये पंचायती राज से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से, और ये संविधान में इसी के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। तो संविधान में 11वीं अनुसूची कब जुड़ी, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, 73वें द्वारा, और ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है। पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार को अनिवार्य कब किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य किया गया, और इसी के अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया और संविधान में आर्टिकल 21 को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 44वां संपत्ति का अधिकार, 73वां पंचायती राज। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम का पूरा नाम क्या है, मैंने अभी कोई क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने बताया था आपको कि रैम क्या होती है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी होती है कि यदि चलते चलते कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो भी डाटा इसमें स्टोर होता है उसको आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। और रैम का फुल फॉर्म क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, नन। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर, दो तरह की रैम होती हैं, एक रैम है, दो तरह की मेमोरी होती है, एक रैम है और दूसरी कौन सी होती है, रोम। रोम कैसी होती है, स्थायी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप कंप्यूटर बंद भी कर देंगे फिर भी डाटा आपका स्टोर रहेगा। तो रोम कैसी होती है, रीड ओनली मेमोरी, स्थायी, और रैम कैसी होती है, अस्थायी। क्लियर। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है टोटल, बताइए मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं। ऑप्शन है आप सबके सामने, 220, 230, 240, 250। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 230। याद रखिएगा लोकसभा सीटें हैं 29 और राज्यसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा कितनी है 220, याद रखिएगा। क्लियर। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 223। तो विधानसभा पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा 230। 2025 G7 समिट कहाँ हुआ, बताइए G7 समिट का आयोजन कहाँ हुआ। G7 समिट 2025 में कहाँ हुई, बताइए। अभी मैंने बताया था आप सबको, ब्रिक्स बताया था मैंने, G7 भी बताया था। कहाँ हुई है, 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के कैनास्किस में हुई। 15 से 17 जून के बीच में हुई है। कहाँ हुई है, कनाडा के कैनास्किस अल्बर्टा में हुई। क्लियर। बाकी ऑप्शंस पे जाना ही क्यों है जब हमने पहले ही जाना है, पहले पढ़ा है कि G7 समिट कहाँ हुई है। तो G7 समिट कहाँ हुई है, G7 समिट कनाडा के कैनास्किस में हुई है 15 से 17 जून के बीच। क्लियर, तो याद रखिएगा। और G7 क्या है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है। G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है मैंने आपको बताया था, कनाडा, यूके, इटली, जापान, जर्मनी, यूएसए, ये सारी कंट्रीज शामिल। अगला सवाल है कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग किस अंग की कार्यप्रणाली से संबंधित है। मधुमेह रोग किस अंग के खराब होने के कारण होता है, मतलब डायबिटीज किस अंग के खराब होने के कारण होता है। लीवर के, अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज के, गुर्दा के, आंत के। तो देखिए डायबिटीज हमको तब होता है जब हमारी बॉडी में एक हार्मोन काम करता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारी बॉडी में क्या करता है इंसुलिन, जो शुगर लेवल है हमारी बॉडी का उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और इस इंसुलिन को रिलीज करने का काम किसका है, तो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करने का काम होता है पैंक्रियाज का यानी कि अग्नाशय का। अब अगर अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, इंसुलिन। और चूंकि पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, तो अब अगर इंसुलिन हार्मोन सही तरीके से रिलीज नहीं हो रहा मतलब पैंक्रियाज में दिक्कत है, अग्नाशय में दिक्कत है। तो मधुमेह रोग कब होता है, किस अंग की खराबी के कारण, किस अंग की कार्यप्रणाली से, तो ये पैंक्रियाज से संबंधित होता है यानी कि अग्नाशय से संबंधित होता है। यदि अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन को सही तरीके से रिलीज नहीं करता तो इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि अगर ये हार्मोन ही रिलीज नहीं होगा तो शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होगा, नहीं होगा। तो इस वजह से हमारी बॉडी में जब डायबिटीज होती है तो वो किस अंग द्वारा क्रियान्वित होती है, तो अग्नाशय द्वारा, क्योंकि अग्नाशय ही इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। ये सवाल पूछा जाता है कि इंसुलिन को कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन को कौन सा अंग रिलीज करता है, तो अग्नाशय।
क्लियर। और ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से किस कार्यप्रणाली से संबंधित रोग हो जाएगा डायबिटीज? पैंक्रियास से, यानी कि अग्नाशय से। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? मुझे बताने की ज़रूरत है क्या कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक। तो आपकी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। आपकी पूरी दुनिया इसमें 3 बार समाहित हो सकती है, इतना ज़्यादा गहरा है ये। और यहीं पे पाया जाता है, बताइए क्या पाया जाता है यहाँ पे? जहाँ पे मैंने आपको बताया था दुनिया के 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी प्रशांत महासागर वाले के चारों ओर वाले क्षेत्र में होते हैं। और वो कौन सा क्षेत्र था बताइए? नाम बताया था मैंने आपको पिछली दो जो क्लासेस मैंने की हैं MP कांस्टेबल मैराथन की, तो मैंने उसमें बताया था कि दुनिया के 75% जो ज्वालामुखी हैं, 90% भूकंप जोन का जो क्षेत्र है वो कौन सा होता है? यही प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसे क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। दुनिया का सबसे गहरा बिंदु भी प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है, प्रशांत महासागर के पास। तो ये भी याद रखना है। तो रिंग ऑफ फायर कौन सा क्षेत्र है? जहाँ 75% ज्वालामुखी आते हैं और 90% भूकंप का केंद्र होता है। इंडोनेशिया में क्यों भूकंप आते हैं? तो मैं वो और ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा आते हैं इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में स्थित। ऐसे भी सवाल पूछता है। तो दुनिया का यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक, कंप्यूटर का जनक नहीं पूछा है, इंटरनेट का जनक पूछा है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग तो अपने फेसबुक वाले हो गए, चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर वाले हो गए। तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली को। क्लियर। चलिए, बिल गेट्स को पता है आप सब बिल गेट्स कौन है? जिन्हें नहीं पता तो फिर तो गड़बड़ वाली बात है, बिल गेट्स के बारे में अगर नहीं पता तो। नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, वो पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? अरावली, विंध्य, विंध्य और सतपुड़ा, सतपुड़ा और पश्चिम घाट, अरावली और पश्चिम घाट। मान लीजिए ये मैप है, मैप में मैं इतनी अच्छी तो हूँ नहीं बट ठीक है। यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और इन दोनों के बीच में यहाँ बहती है, ये है नर्मदा घाटी। ये कौन सी है? ये है नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। अब बता दीजिए कि नर्मदा जो नदी है वो किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बह रही है? तो ऊपर साइड है विंध्य, नीचे है सतपुड़ा, बीच में है नर्मदा नदी। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बह रही है? ऊपर विंध्य, नीचे सतपुड़ा, बीच में नर्मदा नदी। क्लियर। चलिए, यहाँ आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सबने कमेंट किया था कि नेक्स्ट क्लास कब आएगी, कब आएगी। क्लासेज जितनी संभव हो पाई हैं करवाने का प्रयास किया गया है। सवाल आपके सामने, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है लेकिन ठीक है, परेशान नहीं होना है, क्लासेस आएंगी। मैं अपने स्तर पे पूरा प्रयास करूंगी कि मैं डेली एक क्लास अपलोड कर सकूं। आपके एग्ज़ाम बहुत सामने हैं, हमें नए नए क्वेश्चंस करने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है, सरल क्वेश्चंस की भी करनी है, कठिन क्वेश्चंस की भी करनी है, क्योंकि सरल क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और कठिन क्वेश्चंस की तो हम कर ही रहे हैं। जो भी करंट इशूज़ हैं, MP का GK है, मैं प्रयास करूंगी कि MP का एक पूरा वीडियो मैं ला दूँ जिसमें सिर्फ MP GK के क्वेश्चंस हो। साइंस है, जो भी करंट अफेयर्स है, आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें दी गई हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उससे सारे सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और आप सबने इतना प्यार दिया है, स्नेह दिया है, आप सबको क्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, आप सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्लासेस, मुझे खुशी होती है। इस वजह से मैं हमेशा कह देती हूँ कि लास्ट में ये ज़रूर बता दिया करिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। दूसरी चीज़ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है अगले दिन क्लास लेने के लिए। जैसे मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में कहा कि वो एक लड़की जिन्होंने कमेंट किया कि आपके क्लास का इंतज़ार है, एक मोटिवेशन मिल जाता है आपकी क्लास लेने के बाद, तो वो हिम्मत देता है कि चलो यार तबीयत खराब है, ठीक है, कुछ है, चलो क्लास लेते हैं। इस वजह से मैं कहती हूँ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे थोड़ा सा ये मोटिवेट कर देते हैं कि चल के क्लास लेनी है। बाकी फ्री क्लासेस हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा आपकी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र, क्योंकि ये जो GS की क्लास है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो NTPC, रेलवे, बिहार के कई सारे एग्जाम्स हैं, GS सब में आता है और GS सबके लिए इम्पॉर्टेंट है।
तो जीएस के का जो भी सेक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। नए वीडियो का नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मिलता है आपको क्योंकि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर वीडियो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन दबा लेंगे तो जैसे ही अगला वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पहली चीज़ वो। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक आप सबने बोली है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। उसमें आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आपको 30 से 40 सेकेंड में बता दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। तबीयत को ठीक किया जाएगा, नई क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। हैप्पी दिवाली अगेन आप सभी को। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोड नहीं लेना है। जीवन बहुत सरल है। नौकरी मिल जाएगी, आज नहीं कल मिल जाएगी, लेकिन मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।